वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल फाइबर एमसीक्यू। एमसीक्यू ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। इस लेक्चर के माध्यम से हम टेक्सटाइल फाइबर को हम जो है स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उस टेक्सटाइल फाइबर में जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम कोशिश होगी कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन को हम इस लेक्चर के माध्यम से कवर करें टेक्सटाइल फाइबर के। तो आइए देखते हैं हम ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। तो ये आइए देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम हमारे टेक्सटाइल फाइबर से कौन कौन है। व्हिच स्टेटमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है जो हम यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, इनकरेक्ट है। कॉटन फैब्रिक डज नॉट श्रिंक ऑन बर्निंग। कॉटन फैब्रिक जलते समय जो है श्रिंक नहीं होता है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ जूट प्लांट। In spinning process, fiber from mass of cotton wool are drawn out and twisted to form a yarn. नेक्स्ट हमारा जो है ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, इफ ए पीस ऑफ क्लॉथ श्रिंक ऑन बर्निंग देन द फैब्रिक इज सिल्क। जो है तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार विच स्टेटमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द जूट प्लांट, यानी जूट फाइबर जूट प्लांट की जो है पत्तियों से प्राप्त होता है। ये हमारा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, गलत है। यानी जूट फाइबर कहाँ से मिलता है, आपको पता है, जूट फाइबर प्लांट के तने से मिलता है। तने की जो छिलके हैं, बार्क हैं, उससे जो हमें जो है मिलता है। तने के जो है छिलके से में हमारे रेशे होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव वेजिटेबल मैटर फ्रॉम वूल फाइबर। यानी जो वूल फाइबर है, जो हमारे सिप है, सिप से जो हमारी शेयरिंग होती है, तो उसमें जो है वेजिटेबल फाइबर जो है फंसे होते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं। किस प्रोसेस से हम रिमूव करते हैं? स्कॉरिंग, कार्बोनाइजिंग, फोटो ब्लीचिंग एंड एक्वस स्कॉरिंग। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस से हम जो है वूल फाइबर में जो वेजिटेबल मटेरियल होते हैं उसको हम वीक कर देते हैं, जो है कमजोर कर देते हैं, या उस और कमजोर होने पे प्रोसेस में जो है क्रश होकर के और हमारा वेजिटेबल मटेरियल रिमूव हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लाइट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो हम पास कर देते हैं मटेरियल को, वूल फाइबर को, और हमारा वेजिटेबल मटेरियल हमारा जो है वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है और प्रोसेस में रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वी गेट जूट फाइबर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ। जूट फाइबर को हम कैसे प्राप्त करते हैं, किस प्रोसेस से प्राप्त करते हैं? बार्किंग प्रोसेस, स्टेम प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस एंड रेटिंग प्रोसेस। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, रेटिंग प्रोसेस। रेटिंग प्रोसेस से हम जूट फाइबर को, जूट के तने को हम पानी में डिप करके और उसको रेटिंग के लिए जो है हम कई दिनों तक छोड़ते हैं और उसके बाद हमें जूट फाइबर मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम सिप इज कॉल्ड। यानी द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम सिप इज कॉल्ड। सिप से वूल फाइबर के प्राप्त होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमारा जो ऑप्शन है, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड शेयरिंग। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, शेयरिंग। शेयरिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, शेयरिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी जो हमारी सिप है, भेड़ है, उससे जब हम फाइबर को कट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल फाइबर। इसमें से कौन सा फाइबर वेजिटेबल फाइबर नहीं है? फ्लैक्स, सिल्क, हेम एंड जूट। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी, सिल्क फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेबल फाइबर। तो सिल्क फाइबर हमारा वेजिटेबल फाइबर नहीं है और फ्लैक्स, हेम्प और जूट हमारे वेजिटेबल फाइबर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वेजिटेबल फाइबर आर मेड अप ऑफ। वेजिटेबल फाइबर जो है किससे बने होते हैं, किस चीज से बने होते हैं वेजिटेबल फाइबर? तो हमारे ऑप्शन है, सेलुलोज, प्रोटीन, नायलॉन, रेयन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, सेलुलोज। सेलुलोज से भी सारे वेजिटेबल फाइबर, यानी हमारा जो कॉटन है, जूट है, ये किससे बने होते हैं? सेलुलोज से बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है,
एनिमल फाइबर आर मेड अप ऑफ, एनिमल फाइबर जो है किससे बने होते हैं? ये बड़े ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जनरली पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है एनिमल फाइबर जो किससे बना होता है? सेलुलोज से, प्रोटीन, नायलॉन, रेयन। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोटीन से। हमारे एनिमल फाइबर किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ वूल एक्सट्रैक्शन, जो है ये जो प्रोसेस दिए हैं गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ वूल एक्सट्रैक्शन, वूल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से संबंधित नहीं है। कौन सा? सियरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग एंड ड्रिलिंग। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है रीलिंग, ये सिल्क से संबंधित है, ये वूल से संबंधित नहीं है। रीलिंग हम सिल्क फाइबर की सिल्क कोकून से करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, रीलिंग। रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शिप इज नोन एज, जो हम शिप से जो वूल फाइबर जो रिमूव करते हैं उसको क्या कहते हैं? रियरिंग, सॉर्टिंग, सियरिंग, स्कोरिंग। तो हम इस उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो शिप से हम बाल की कटिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोसेस को कहते हैं सियरिंग प्रोसेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। सेरिकल्चर इज, सेरिकल्चर क्या है? rearing of silkworm, rearing of sheep, cotton plantation and rearing of honey bee। rearing यानी पालन करना, सिल्क पालन। सेरिकल्चर इज rearing of silkworm, सिल्क पालन को हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिल्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वर्कर इन वूल इंडस्ट्री जनरली सफर फ्रॉम शॉर्टर डिसीज। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बहकरवाल इज इंडियन ब्रीड ऑफ शिप, भाखरवाल इज इंडियन ब्रीड ऑफ शिप। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रेयान इज नेचुरल फाइबर। एंड नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सियरिंग इज यूजुअली डन इन समर सीजन। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट यानी क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन है वो रेयान इज ए नेचुरल फाइबर। ये रेयान नेचुरल फाइबर नहीं है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन सी सही है। विच कंट्री इज मोस्ट प्रोड्यूसिंग सिल्क इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री जो सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करती है? चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जापान। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, चाइना। चाइना सिल्क का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। द सिल्क वर्म इज कैटरपिलर बी larva, choose the correct option। the silk worm is a caterpillar, b larva, choose the correct option, neither a nor b, option b b, option a and both a and b। यहाँ पे जो है हमारा सिल्क वार्म जो है वो लार्वा के रूप में भी होता है और वो धीरे धीरे कैटरपिलर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी, जो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी। सिल्क वार्म इज ए कैटरपिलर, पहला कैटरपिलर है, बी लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा बोथ ए एंड बी दोनों ही है सिल्क वार्म, यानी उसकी स्टेज है, स्टेज के बाद लार्वा से वो कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, कौन सा जो है इसमें से ऊल का उत्पादन नहीं करता है? गोट, उली डॉग, कैमल एंड यॉक। तो हमारा इसमें जो है गोट से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है, यॉक से भी मिलता है। उली डॉग हमारा जो है ऑप्शन बी सही है, उली डॉग से हमें ऊल फाइबर का उत्पादन हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर हेल्पिंग समवन टू ग्रो अप, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है किसी के उत्पादन के लिए यूज होता है? रियरिंग, सियरिंग, वूल यील्डिंग एंड ग्रोइंग। तो हाँ, यहाँ पे जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है रियरिंग, ये जो हम जो पालन करते हैं जैसे सिल्क वार्म, सिल्क के कीड़े का जो हम पालन करते हैं सेरिकल्चर उसको बोलते हैं रियरिंग, यानी ये हमारा जो है रियरिंग है।
what is term of the process of removal of fleas along with a thin layer of skin from the body of sheep? Woolly yielding, shearing, growing and rearing, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं shearing. What is the term of the rearing of silkworm to obtain silk? यानी what is the term for the rearing of silk यानी पालन, ये जो है सिल्क का जो पालन है उसके लिए हम कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर एंड सेरिकल्चर. तो सिल्क का पालन के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हमारा सेरिकल्चर. Out of following which are the two terms related to silk production? Sericulture, floriculture, moriculture, apiculture and silviculture. Sericulture and apiculture, sericulture and floriculture, sericulture and silviculture, sericulture and moriculture. तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा डी सही है. Out of the following which of the two terms are related to silk production? ये सिल्क प्रोडक्शन से ये दो टर्म हमारे जो संबंधित है, सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्काउरिंग मीन्स. स्काउरिंग से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है स्काउरिंग से? क्लीनिंग सीयर्ड स्किन, यील्डिंग वूल, शेयरिंग द स्किन, ग्रेडिंग ऑफ वूल. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्लीनिंग. क्लीनिंग हम स्काउरिंग प्रोसेस में वूल फाइबर की क्लीनिंग करते हैं, तो क्लीनिंग सीयर्ड स्किन क्लीनिंग हम करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही है. मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स क्या है? शेल्टर शेल्टर ऑफ सिल्कवर्म, शेल्टर ऑफ कोकून, फूड ऑफ सिल्कवर्म, फूड ऑफ सिल्क एग्स. तो हम यहाँ पे जो है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फूड ऑफ सिल्कवर्म. मलबरी लीव्स जो है, मलबरी की पत्तियां जो है सिल्क के कीड़े का भोजन है. याक, याक क्या है? सिल्क एल्डिंग एनिमल एंड वूल एल्डिंग एनिमल. याक से जो है हमें सिल्क मिलता है या वूल, तो वूल मिलता है. याक इज वूल एल्डिंग एनिमल. कोकून क्या है? कोकून इल्ड सिल्क फाइबर. कोकून से हमें सिल्क का प्रोडक्शन होता है, इल्ड वूल फाइबर. तो हमें कोकून से क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, वूल फाइबर हमें नहीं मिलता है. फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर इज, पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो कॉटन, नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर. यहाँ सिंथेटिक फाइबर की बात हो रही है, ध्यान से दें. हमारा जो है रेयान भी जो है मैन मेड फाइबर है, बट प्योर सिंथेटिक फाइबर की बात हो रही है तो नायलॉन, नायलॉन हमारा प्योर सिंथेटिक फाइबर है, जो पहले सबसे पहले इसका प्रोडक्शन हुआ नायलॉन का. द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल आर मेड अप ऑफ. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल आर मेड अप ऑफ, जो है जो एनिमल से जो फाइबर हमें प्राप्त होता है वो किससे बना होता है? सेलुलोज से, फैट से, प्रोटीन से एंड कार्बोहाइड्रेट से. तो हमारा जो सही ऑप्शन है प्रोटीन, प्रोटीन से बना होता है. जो हमारा एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर, सभी फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं. द डीपी ऑफ विस्कोस फाइबर इज अप्रोक्सीमेटली. विस्कोस फाइबर की जो है डीपी, डीपी मीन्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में डिटेल किया था, तो आप जो है इसको वहां से भी जो हमारा एमसीक्यू का जो पहला लेक्चर है टेक्सटाइल फाइबर का, उसमें एक क्वेश्चन है और हमने आखिरी में, वीडियो के आखिरी में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में हमने डिटेल में बताया है. तो डिग्री ऑफ विस्कोस फाइबर इज अप्रोक्सीमेटली, कितनी होती है विस्कोस फाइबर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन? 25,000, 2500, 250 एंड 25. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 25. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर इज, नेचुरल फाइबर का इसमें से ऑप्शन जो हमारे दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है नेचुरल फाइबर का? पॉलिस्टर, सिल्क, एक्रेलिक, नायलॉन. सिल्क फाइबर हमारा नेचुरल फाइबर है. वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. वूल और सिल्क कहाँ से मिलते हैं? जो वर्गीकरण है उससे आपको पता चल जाएगा कि वूल और सिल्क फाइबर जो है किस कैटेगरी में आते हैं? केमिकल, एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनिक मैटर. तो वूल और सिल्क हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से जो है एनिमल से प्राप्त होते हैं, एनिमल फाइबर है. वूल एंड सिल्क किस कैटेगरी में रखेंगे? एनिमल फाइबर की कैटेगरी में.
नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नायलॉन और पॉलिस्टर जो है मिलते हैं कहाँ से? केमिकल सब्सटेंस बोथ प्लांट एंड एनिमल प्लांट्स। तो नायलॉन और पॉलिस्टर दोनों ही सिंथेटिक मैनमेड फाइबर हैं, सिंथेटिक मैनमेड फाइबर हैं और दोनों ही 100% केमिकल से हमें मिलते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। केमिकल सब्सटेंस जो है केमिकल से हमें मिलता है। द फ्लीस आर कॉम टू रिमूव, जो है फ्लीस, जो हमारी फ्लीस आर कॉम टू रिमूव, जो हमारी ऊल फाइबर, ऊल फ्लीस है, ऊल फ्लीस को हम कॉम्बिंग जब करते हैं तो क्या रिमूव होता है उसमें से? बर, डस्ट, लो क्वालिटी हेयर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है द फ्लीस और कॉम टू रिमूव बर, बर को रिमूव करने के लिए जो है हम जो है इसको कॉम को जो है कॉम्बिंग करते हैं, कॉम ऊल फाइबर की कॉम्बिंग करते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ सेलुलोज इज प्रेजेंट इन जूट फाइबर, जूट फाइबर में सेलुलोज फाइबर की मात्रा कितनी होती है? 55%, 60%, 65% एंड 85%। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कि जूट फाइबर में सेलुलोज की मात्रा होती है, यानी ऊल का जो इंग्रेडिएंट है उसमें हमारा सेलुलोज होगा 65%। as much as the fiber is long so it become fine, यानी फाइबर हमारा जितना लंबा होगा उतना ही फाइन होगा। इन केस ऑफ विच फाइबर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी ये स्टेटमेंट किस फाइबर के लिए सही है? आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एज मच एज फाइबर इज लॉन्ग, यानी फाइबर जितना ही लंबा होता चला जाए सो इट बिकम फाइन, और उतना ही ये फाइन होता जाएगा। यानी फाइबर जितना ही लंबा होगा, जितना ही लंबा होता जाएगा उतना ही फाइबर फाइन होता जाएगा। ऐसा ये स्टेटमेंट किस फाइबर के केस में करेक्ट है, किस फाइबर के लिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है? तो पहला ऑप्शन है सिल्क, जूट, वूल एंड ऑप्शन डी है कॉटन। तो ये स्टेटमेंट जो है कॉटन के लिए करेक्ट है। कॉटन फाइबर के केस में कॉटन फाइबर हमारा जितना ही लंबा होता है कॉटन फाइबर उतना ही फाइन होता है। ये स्टेटमेंट कॉटन फाइबर के केस में 100% करेक्ट है। व्हाट इज मॉइस्चर रिगेन वैल्यू ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर की मॉइस्चर रिगेन वैल्यू कितनी है? तो 7%, 8%, 8.5%, 9%, यहाँ पे 8.5%। कॉटन फाइबर का मॉइस्चर रिगेन 8.5%। यहाँ पे जो है आप सभी लोग ध्यान से इस बात को समझ लें कि एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, लेकिन आप पैटर्न को समझिए कि अगर कॉटन फाइबर का मॉइस्चर रिगेन पूछा जा रहा है तो सभी किसी भी फाइबर का मॉइस्चर रिगेन पूछा जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हम सभी फाइबर का मॉइस्चर रिगेन को हम याद कर लें। इस जो क्वेश्चन के जो पैटर्न आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दिए जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि जिस पैटर्न का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मॉइस्चर रिगेन, डेंसिटी इससे संबंधित आता है तो डेंसिटी हमें सभी फाइबर की याद कर लेनी चाहिए, मॉइस्चर रिगेन हमें सभी फाइबर का याद कर लेना चाहिए। अगर एमार्फस और क्रिस्टलाइन रीजन पूछा जाता है तो एमार्फस अगर एक फाइबर का आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको आगे क्या करना चाहिए, सभी फाइबर का आपको याद कर लेना चाहिए, मेमोराइज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉइस्चर रिगेन वैल्यू ऑफ जूट फाइबर, जूट फाइबर का मॉइस्चर रिगेन कितना होता है? 11.75, 12.75, 13.75, 12.75। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 13.75। यहाँ पे ऑप्शन जूट फाइबर का मॉइस्चर रिगेन 13.75। व्हाट इज क्रिस्टलाइन वैल्यू ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर की क्रिस्टलाइन वैल्यू कितनी होती है? अब क्रिस्टलाइन और एमार्फस को हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन है 80 to 85%, 45 to 55%, 65 to 70%, 35 to 45%। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कॉटन फाइबर हमारा नियर अबाउट 65 to 70% जो है क्रिस्टलाइन होता है। यानी अगर 65% क्रिस्टलाइन है तो 35% एमॉर्फस होगा, और 70% अगर क्रिस्टलाइन है तो 30% एमॉर्फस होगा। अब एक क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस क्या है आगे हम देख लेते हैं।
हम शॉर्टकट में आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को फाइबर स्ट्रक्चर, जब फाइबर हमारे किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता जाता है और लॉन्ग चेन जो है फॉर्म होती है, और वो लॉन्ग चेन हमारी फाइबर, इस लॉन्ग चेन से हमारे इस मॉलिक्यूल से हमारे जो है फाइबर फॉर्म होते हैं। हर एक फाइबर का जो मटेरियल है वो अलग अलग जो है मॉलिक्यूल होगा, अलग अलग मटेरियल का मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे जो है हम फाइबर के केस में देख लें कि ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस रीजन क्या होता है। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट आर शोन इन द फाइबर। फाइबर में आपको जनरली 3 तरीके का स्ट्रक्चर जो है दिखेगा, ओरिएंटेशन, क्रिस्टलिनिटी एंड एमॉर्फसनेस। यानी ओरिएंटेशन, यानी ओरिएंटेशन मीन्स कि जो है फाइबर हमारे जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक प्रॉपर तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो है अरेंज होंगे, लंबाई के डायरेक्शन में अरेंज होंगे। क्रिस्टलिनिटी यानी यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूलर जो है अरेंजमेंट एक लीनियर डायरेक्शन में होगा। और एमॉर्फसनेस यानी यहाँ पे हमारे एमॉर्फस रीजन में हमारे जो मॉलिक्यूल है अटेंडम किसी भी डायरेक्शन में अरेंज होंगे। ये हमारा एमॉर्फस रीजन है जिसमें जो है मॉलिक्यूल हमारे किसी भी डायरेक्शन में अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का। ये हमारा क्रिस्टलाइन रीजन है, यहाँ क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों एक साथ होते हैं। तो कुछ हमारे जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल हमारे क्या है अरेंजमेंट में है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, तो इस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कहते हैं। और जब हमारे मॉलिक्यूल एक लीनियर डायरेक्शन में अरेंज हो तो उसको हम ओरिएंटेड कहते हैं, यानी ओरिएंटेशन कहते हैं, मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे आप फाइबर देख रहे हैं, फाइबर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस फाइबर स्ट्रक्चर में हमारा जो है क्रिस्टलाइन रीजन और एमॉर्फस रीजन दोनों हमारी एरिया है। ये जहाँ पे मॉलिक्यूल प्रॉपर अरेंज है, क्रिस्टलाइन रीजन जहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे अटेंडम डायरेक्शन में अरेंज है, ये हमारा एमॉर्फस रीजन। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो है एमॉर्फस रीजन क्या है और क्रिस्टलाइन रीजन क्या है। ये जो है इसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम उसको जान लें, और क्या परसेंटेज है हमारा मटेरियल में। कॉटन के केस में हमारा जो है एमॉर्फस रीजन 30 to 35%, क्रिस्टलाइन एरिया हमारी 65 to 70%, फ्लैक्स 30 to 35%, एमॉर्फस 65 to 70%, विस्कोस 60 to 65% एंड क्रिस्टलाइन 35 टू, यहाँ पे देखें विस्कोस काफी लो क्रिस्टलाइन फाइबर है 35 to 40%, एसीटेट 60% एंड क्रिस्टलाइन 40%। एसीटेट भी लो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल है। उल आई थिंक उल जो है सबसे जो है पुअर जो है क्रिस्टलाइन फाइबर है, यानी उल फाइबर 70 to 75% एमॉर्फस रीजन है, और क्रिस्टलाइन एरिया हमारी फाइबर में 25 to 30%। ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, एक तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि उल फाइबर में क्रिस्टलाइन एरिया जो हमारी कितनी होती है 25 to 30%, यानी लो क्रिस्टलाइन की वजह से फाइबर की स्ट्रेंथ काफी कम होती है। सिल्क फाइबर 30 to 35% एमॉर्फस एंड 65 to 70% क्रिस्टलाइन। एक्रेलिक एमॉर्फस रीजन 20 to 30 एंड क्रिस्टलाइन रीजन हमारी 70 to 80%। नायलॉन 6 15 to 35 65 to 85, नायलॉन 6 15 to 35 65 to 85, पॉलिस्टर 15 to 35 65 to 85। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रिस्टलाइन एरिया पॉलिस्टर नायलॉन में जो है काफी हाई है, यानी जो है यहाँ पे ये फाइबर काफी स्ट्रांग होंगे और मॉइस्चर रिगेन इनका जो है कम होगा। जो फाइबर जितना ही ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा उसका मॉइस्चर रिगेन उतना ही कम होगा, और भी प्रॉपर्टीज जो है इफेक्ट होती हैं। इलास्टोमेरिक एक्सट्रीमली एमॉर्फस, जो है इलास्टोमेरिक यानी हमारे रबर फाइबर है जो है जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, वहां पे कह रहा है कि एक्सट्रीमली एमॉर्फस। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं समझता हूं कि फाइबर के केस में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो फाइबर है ये आपको काफी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो टेक्सटाइल फाइबर सब्जेक्ट है उसको रिवीजन प्रैक्टिस के लिए ये लेक्चर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगा। थैंक यू।